आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जो जो अक्सर बड़ी लड़ाइयों की छाया में कहीं खो जाता है। जैसे प्लासी या बक्सर। हाँ बिल्कुल, प्लासी, बक्सर, सब इनकी बात करते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध की। और शायद ये उनसे कहीं ज्यादा ज्यादा निर्णायक था। यही तो बात है। ये सिर्फ दो कंपनियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये वो आखिरी पड़ाव था जिसने तय कर दिया कि आने वाली 2 सदियों तक भारत की तकदीर कौन लिखेगा। ब्रिटिश या फ्रांसीसी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे इस एक युद्ध ने फ्रांसीसी कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और कमाल की बात यह है कि इस पूरी कहानी की जड़ें भारत में थी ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये तो हजारों मील दूर यूरोप की राजनीति में थी। मतलब यूरोप में छिड़ी एक जंग की चिंगारी ने हिंदुस्तान में एक ऐसी आग लगा दी जिसने फ्रांसीसी सपनों को जलाकर राख कर दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है यूरोप से। साल था 1756। वहां ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 इयर्स वॉर शुरू हो गया। इतिहासकार तो इससे पहला विश्व युद्ध भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये यूरोप, अमेरिका, एशिया हर जगह लड़ा जा रहा था। और भारत पे उस वक्त दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद एक अजीब सी शांति थी। लेकिन ये शायद तूफान से पहले की शांति थी। बिल्कुल। क्योंकि ये दोनों कंपनियां, ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ व्यापारी तो थी नहीं। सही। ये अपने अपने देशों के प्रतिनिधि थी। तो जब यूरोप में उनके देश आपस में भिड़ गए तो ये नामुमकिन था कि भारत में शांति बनी रहती। मतलब ये एक तरह से प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गया था। एकदम। और ब्रिटिशों ने पहला कदम उठाने में बिल्कुल देर नहीं की। और पहला कदम था बंगाल में चंदन नगर पर हमला। बिल्कुल। 23 मार्च 1757। ये तारीख बहुत जरूरी है। ब्रिटिशों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के सबसे अहम ठिकाने चंदन नगर पर हमला कर दिया। चंदन नगर कोई छोटा मोटा ट्रेडिंग पोस्ट तो नहीं था। अरे बिल्कुल नहीं, वो बंगाल में फ्रांसीसी व्यापार का दिल था, उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र। कहा जाता है कि 1688 में उन्होंने इसे मुगलों से 40,000 सिक्के देकर खरीदा था। और उसे गुलजार शहर बना दिया था। हाँ, तो चंदन नगर पे कब्जा करना सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। ये तो फ्रांसीसी कंपनी की कमर तोड़ने जैसा था। एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका। बहुत बड़ा। सोचिए, उनके व्यापार का मुख्य केंद्र ही उनसे छीन लिया गया। ये ब्रिटिशों का एक बहुत सोचा समझा और सीधा प्रहार था। एक तरह से संदेश दे दिया उन्होंने। हाँ, कि अब ये लड़ाई सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहेगी। चंदन नगर के इस नुकसान ने पेरिस में फ्रांसीसी सरकार को जरूर चौंका दिया होगा। बिल्कुल। उन्हें समझ आ गया होगा कि भारत में हालात हाथ से निकल रहे हैं। और फिर उन्होंने अपना दांव खेला होगा। हाँ, और इसी के जवाब में उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने 1758 में काउंट डी लाली नाम के एक बहुत ही अनुभवी कमांडर को भारत भेजा। काउंट डी लाली। हाँ, लाली का मिशन एक ही था, भारत से ब्रिटिशों को खदेड़ना और फ्रांसीसी गौरव को फिर से स्थापित करना। और लाली ने आते ही अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल। उसने कर डालौर में ब्रिटिशों के एक बहुत मजबूत किले फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया। ये तो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। जरूर। फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा करना लाली की एक बड़ी कामयाबी थी। इससे फ्रांसीसी सेना का मनोबल भी बढ़ा। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। और वो क्या है? जो किसी भी जंग का नतीजा तय करता है, पैसा। पैसा यानी अर्थव्यवस्था। आप उस आर्थिक असमानता की बात कर रही हैं जो उस वक्त दोनों कंपनियों के बीच थी। मैं उसी की बात कर रही हूँ। ये इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। देखिए, ठीक 1 साल पहले 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता था। उस एक जीत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल के नवाब का पूरा खजाना खोल दिया था। उनके पास अचानक से बेहिसाब दौलत आ गई थी। बेहिसाब। वो अपने सैनिकों को समय पर वेतन दे सकते थे, नए हथियार खरीद सकते थे, जहाजों का बेड़ा तैयार कर सकते थे। उनके पास पैसों का एक ऐसा स्रोत था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। तो क्या ये कहना सही होगा कि प्लासी की लड़ाई ने सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय कर दिया? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। क्योंकि उसी पैसे से उन्होंने फ्रांसीसियों को हराने की ताकत जुटाई। बिल्कुल। ब्रिटिश भारतीय पैसे का इस्तेमाल करके भारत को ही जीत रहे थे और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी की हालत बहुत खस्ता थी। उनके पास अपनी सेना को देने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे ही नहीं थे। उन्हें फ्रांस से मदद का इंतजार करना पड़ता था, जो महीनों बाद पहुंचती थी या कभी-कभी तो पहुंचती ही नहीं थी। तो आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी। फिर भी लाली ने 1758 में मद्रास को घेरने जैसा बड़ा कदम उठाया।
मद्रास तो ब्रिटिशों का बहुत बड़ा गढ़ था। हाँ, फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए, ये दोनों का मिला जुला रूप था। लाली स्वभाव से आक्रामक था। उसे लगा होगा कि एक बड़ी जीत से किस्मत पलट जाएगी। बिल्कुल, उसे उम्मीद थी कि अगर वो मद्रास पर कब्जा कर लेगा तो ब्रिटिशों की कमर टूट जाएगी। लेकिन यहाँ उसकी आक्रामकता और पैसों की कमी का एक घातक मेल देखने को मिला। घेराबंदी लंबी चली होगी। हाँ, और लाली के पास उसे जारी रखने के लिए संसाधन नहीं थे। और यहीं पर ब्रिटिशों की आर्थिक मजबूती उनके काम आई। एकदम। जैसे ही मद्रास पर खतरे की खबर बंगाल पहुंची, उन्होंने फौरन समुद्र के रास्ते अपनी सेना की टुकड़ियां मदद के लिए भेज दी। उनके पास जहाज थे, सैनिक थे और सबसे जरूरी पैसा था। हाँ, इन सब का खर्च उठाने के लिए पैसा था। लाली इस तेजी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब उसने ब्रिटिश जहाज़ों को मदद लेकर पहुंचते देखा तो उसे समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। तो उसे घेराव उठाना पड़ा। फरवरी 1759 में उसे शर्मिंदगी के साथ मद्रास का घेराव उठाना पड़ा। ये तो लाली और फ्रांसीसी सेना के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। हाँ, पहले चंदन नगर हाथ से गया और अब मद्रास जीतने का सपना भी टूट गया। उनका मनोबल तो पूरी तरह से बिखर गया होगा। हाँ, और ब्रिटिशों ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया होगा। बिल्कुल नहीं। मद्रास की घेराबंदी टूटने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब सिर्फ बचाव नहीं करना है, अब फ्रांसीसियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और यहीं से हम उस निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस कहानी का अंत लिख दिया। वैंडीवॉश का युद्ध। हाँ, बैटल ऑफ वैंडीवॉश। सही। अब मुताज सीधे तौर पर सच चुका था एक आखिरी और निर्णायक मुकाबले के लिए। मद्रास से हटने के बाद फ्रांसीसी सेना थोड़ी कमजोर और बिखरी हुई थी। और ब्रिटिश कमांडर सर आयरकूट, वो तो एक बहुत काबिल रणनीतिकार माने जाते थे। बहुत काबिल। उन्होंने इस मौके को फ्रांसीसी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने का सही समय समझा। और फिर आया वो दिन 22 जनवरी 1760। जगह थी वांडीवाश, जिसे आज तमिलनाडु में वंदावासी कहते हैं। हाँ, ये भारतीय इतिहास की उन लड़ाइयों में से एक है जिसके बारे में कम बात होती है, पर जिसका असर बहुत गहरा था। बहुत गहरा। इस लड़ाई में दोनों तरफ यूरोपीय सैनिकों के साथ साथ भारतीय सिपाही भी बड़ी संख्या में थे। लेकिन फर्क था नेतृत्व और संसाधनों का। सर आयरकूट की सेना बेहतर संगठित थी। उनके पास बेहतर तोपखाना था और सैनिकों का मनोबल भी ऊंचा था। दूसरी तरफ लाली की सेना, वो वेतन ना मिलने और लगातार हार से परेशान थी। और लाली खुद भी बहुत लोकप्रिय नहीं था शायद। हाँ, अपने अधिकारियों के बीच तो बिल्कुल नहीं। तो लड़ाई का नतीजा क्या रहा? क्या ये करीबी मुकाबला था? बिल्कुल नहीं। युद्ध लगभग एक तरफा साबित हुआ। अच्छा। हाँ, लड़ाई के दौरान एक अहम मोड़ तब आया जब फ्रांसीसियों के गोला बारूद के ढेर में एक ब्रिटिश तोप का गोला आ गिरा। एक जबरदस्त धमाका हुआ और फ्रांसीसी सेना में भगदड़ मच गई। उनके कई अहम कमांडर या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। सर आयरकूट की रणनीति के सामने लाली की सेना पूरी तरह से बिखर गई। तो ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये तो एक तरह से फ्रांसीसी सेना का सफाया था। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। वांडीवाश की हार ने फ्रांसीसी सैन्य शक्ति को भारत में लगभग खत्म ही कर दिया। इस एक जीत ने तय कर दिया कि भारत में अब किसका राज चलेगा। हाँ, ब्रिटिशों के लिए सारे दरवाजे खुल गए थे। इस बड़ी जीत के बाद तो ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक एक करके फ्रांसीसियों के बचे खुचे ठिकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कराईकल, माहे, जिंजी, सब एक एक करके उनके हाथ में आते गए। हाँ, और अंत में मार्च 1761 में फ्रांसीसियों के मुख्यालय पांडिचेरी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। पांडिचेरी का पतन, ये तो फ्रांसीसी कंपनी के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। बिल्कुल। यहाँ तक कि कमांडर लाली को भी बंदी बना लिया गया और बाद में उसे फ्रांस भेज दिया गया, जहां उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे फांसी दे दी गई। हाँ, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सैन्य और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उनका सपना टूट चुका था। भारत में तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध अभी भी चल रहा था। हाँ, वो भी चल रहा था। तो उसका अंत कैसे हुआ और उसका भारत पर क्या असर पड़ा? 1763 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ और पेरिस की संधि यानी ट्रीटी ऑफ पेरिस पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने दुनिया भर में फ्रांसीसी और ब्रिटिश क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया और भारत के लिए इसमें एक बहुत ही दिलचस्प शर्त थी। संधि के तहत चंदन नगर और पौंडीचेरी जैसे इलाके जो ब्रिटिशों ने जीते थे, वे फ्रांस को वापस लौटा दिए गए।
पहली नजर में तो ये फ्रांस के लिए अच्छी बात लगती है ना। हाँ, सुनने में तो ऐसे ही लगता है जैसे उन्हें उनकी खोई हुई जमीन वापस मिल गई। लेकिन यहीं पर ब्रिटिशों की कूटनीति का असली कमाल छिपा है। ये एक ऐसा तोहफा था जिसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। मतलब वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि फ्रांस को ये इलाके तो वापस मिलेंगे, लेकिन वे इन जगहों की किलेबंदी नहीं कर सकते। किलेबंदी नहीं कर सकते और न ही वहां अपनी सेना रख सकते हैं। अच्छा, तो ये बात थी। ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। बहुत ज्यादा। ब्रिटिशों ने बहुत ही चालाकी से उन्हें सैन्य रूप से पूरी तरह पंगु बना दिया। मतलब आप यहाँ रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ सर उठाने की सोच भी नहीं सकते। एकदम सही। इसका सीधा मतलब था कि फ्रांसीसी कंपनी अब भारत में सिर्फ एक व्यापारिक संस्था बनकर रह सकती थी, कोई राजनीतिक या सैन्य ताकत नहीं। तो उन्होंने युद्ध के मैदान में तो जीत हासिल की, साथ ही शांति की मेज पर भी ऐसी शर्तें रखीं जिससे उनका वर्चस्व हमेशा के लिए कायम हो गया। उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को कानूनी तौर पर निहत्था कर दिया था। तो कुल मिलाकर तीसरे कर्नाटक युद्ध और उसके बाद हुई पेरिस की संधि ने भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच के संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया। इसने फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। बिल्कुल। इसके बाद ब्रिटिशों को भारत में चुनौती देने वाली कोई यूरोपीय ताकत बची ही नहीं थी। अब उनका पूरा ध्यान भारतीय रियासतों को एक-एक करके अपने अधीन करने पर था। और अगले 100 सालों में उन्होंने यही किया। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक ताकत और सैन्य रणनीति मिलकर किसी देश का भविष्य तय करती हैं। सही कहा। और यहाँ एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बताइए। जब फ्रांसीसियों को बिना सेना और किलेबंदी के सिर्फ व्यापार करने की इजाजत दी गई, तो वे भारत में एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में रह गए। ये दिलचस्प है। सोचिए, सैन्य शक्ति के बिना उनकी मौजूदगी का उन क्षेत्रों की संस्कृति, समाज और वास्तुकला पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। क्या उन्होंने एक अलग तरह की विरासत छोड़ी? हाँ, एक ऐसी विरासत जो आज भी पौंडीचेरी या चंदन नगर की गलियों में महसूस की जा सकती है। एक ऐसी विरासत जो ब्रिटिश प्रभुत्व की कहानी के नीचे कहीं कहीं दबी रह गई। ये सोचने वाली बात है।